हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मेरा यहाँ से एम भी बदल रहा है कि अब मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको समझ डेवलप करना चाहता हूं, जिससे कि मैं 95% अगर कंटेंट आपको पढ़ा तो आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हो या किसी अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पेपर में अपीयर हो रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप बेधड़क 100% एफिशिएंसी के साथ आप टैकल कर पाएँ। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग लेक्चर छठा लेक्चर है ये, इसमें हम लोग भाग 3, ठीक है, मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र और भाग 2 सिटीजनशिप या नागरिकता संबंधी पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज ये देख लीजिए आपके लिए क्या कंटेंट किस तरीके से तैयार किया गया है भाग 3 के बारे में। ठीक है, अच्छा, भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के मध्य उल्लिखित है, तो वो अगर एक साथ वीडियो बनाई जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 18 तक पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक पढ़ने वाले हैं, ओके, 18 तक। ठीक है, तो ये डेली की तरह बहुत अच्छे से कंटेंट प्रिसाइज नोट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, फंडामेंटल राइट भाग 3। ठीक है, इसे यहाँ देखिए, भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट मूल अधिकारों की बात की गई है। अच्छा, मूल अधिकारों की बात कहें तो देखो किताबी लैंग्वेज छोड़ करके अगर सामान्यतः समझा जाए, ठीक है, तो देखो नेचुरल लाइफ जीने से व्यक्ति के क्या होता है, व्यक्ति की व्यक्तित्व में निखार आता है। ठीक है, और वह जैसा जीवन नेचुरली जीना चाहता है, माने बहुत अच्छा लाइफ जीना चाहता है, वो जी सकता है अगर उसे फंडामेंटल राइट दिया जाए। माने ऐसे अधिकार जो उसके जीवन के लिए मूलभूत हों, ठीक है, अपरिहार्य हों, ठीक है, उसी को मूल अधिकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, राज्य के विरुद्ध भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास तथा उसके जीवन के लिए मूलभूत एवं अपरिहार्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, देख लीजिएगा, राज्य के विरुद्ध। राज्य के विरुद्ध का क्या मतलब है, राज्य के विरुद्ध का यहाँ पर तात्पर्य यही है कि राज्य अर्थात केंद्र सरकार या जो विधायिका राज्य स्तर पर होती माने विधानमंडल या अन्य वो सारी बॉडी, ठीक है, सारी संस्थाएं या सारे प्राधिकारी, ठीक है, जो विधि बनाने या उसके अनुसार गवर्न करने में या प्रशासन करने में काम आते हैं, ठीक है, वही लोग तो हमारे राइट को छीन सकते हैं, वही लोग हमारे अधिकारों को क्या कर सकते हैं, हनन कर सकते हैं। इसीलिए ऐसा संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है जो उनके अगेंस्ट है, ठीक है, उनके विरुद्ध, माने राज्य हमारे मूल अधिकारों का हनन या उसे कम या उसे समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो ये की पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, अब मैं आपको पढ़ाना नहीं बल्कि मैं आप में वो समझ डेवलप करना चाहता हूँ जो आप बहुत बेहतर तरीके के स्टूडेंट बन सकें। ठीक है, आगे देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक विदेशी राज्य से संबंधित भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में क्या पृष्ठभूमि रही है ऐतिहासिक, और एक क्या है, भारत में फंडामेंटल राइट को मांग कब कब हुई, क्या महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक है, उससे संबंधित ऐतिहासिक बैकग्राउंड पढ़ेंगे। पहले हम विदेश में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले दुनिया में, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आता है बहुत बार, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दुनिया में सबसे पहले फंडामेंटल राइट की बात कहाँ की गई या प्रावधान कहाँ किया गया, प्रदान कहाँ किया गया, तो तात्कालिक सम्राट, ब्रिटेन के तात्कालिक सम्राट जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में अपने यहाँ के लेबर मजदूरों के लिए कुछ छूट दी गई थी, उनके लाइफ के लिए लेकर के कुछ राइट दिए गए थे, और उसी राइट को, उसी अधिकार पत्र जिस पे उन्होंने साइन किया, जिससे उनको अधिकार मिला, उसी को कहा गया मैग्ना कार्टा।
बस मैग्ना कार्टा शब्द को याद कर लेना, रट लेना। अगर अब फ्यूचर में कभी भी कहीं भी पूरे पॉलिटी में पढ़ने को मिले कि यह भारतीयों के लिए मैग्ना कार्टा था या मैग्ना कार्टा है, तो इसका क्या मतलब समझेंगे? इसका मतलब ये समझेंगे कि बहुत व्यापक स्तर पे अधिकार दिया गया होगा, इसीलिए मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, जैसे आपको याद होगा मॉडर्न हिस्ट्री में फारुखसियर ने क्या है, फारुखसियर ने जब कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया था, माने एकाधिकार क्या, वार्षिक राजस्व देने पर बंगाल में पूरा व्यापार करने का अधिकार दे दिया था जब, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्राप्त उस अधिकार को आज क्या कहा जाता है इतिहास में, कि कंपनी का ये मैग्ना कार्टा था या कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा। माने क्या है, बहुत व्यापक स्तर पर विशेष अधिकार। ऐसे आप पॉलिटी में कई जगह पढ़ेंगे, तो मैं आप में वो समझ दे दिया, अब आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, फंडामेंटल राइट की बात जब ब्रिटेन में की गई तो वहाँ पर बाद में आगे चल कर के जो है बिल ऑफ राइट आया। ठीक है, उन बिल ऑफ राइट के माध्यम से केवल मजदूरों को नहीं बल्कि और भी व्यापक स्तर पे फंडामेंटल राइट को बढ़ाया गया ब्रिटेन में। ठीक है, अच्छा, उसी को देख करके ब्रिटेन में उस चीज़ को देख करके फ्रांस में क्या है, फंडामेंटल राइट के लिए क्या हो गया, क्रांति हुई थी। और यहाँ पर फंडामेंटल राइट को लेकर के इतनी व्यापक क्रांति हुई कि यहाँ का जो राजा जो है उसका नाम है लुई 16वां। लुई 16वें नंबर का लुई 16वां है। उस राजा को क्या फंडामेंटल राइट की मांग के आधार पर इतने व्यापक स्तर पर क्रांति हुई कि उसे फांसी दे दी गई। अब ऐसी स्थिति में और भी विश्व के हिस्सों में मांग, फंडामेंटल राइट की मांग बढ़ने लगी। आगे चल करके हम देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, तो अमेरिका द्वारा पहली बार लिखित रूप में व्यापक स्तर पर अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट दिया गया। और किसके माध्यम से, बिल ऑफ राइट लाया गया, बिल ऑफ राइट लाया गया। ठीक है, और अधिकार अधिनियम लाया गया। उस बिल ऑफ राइट 1791 के द्वारा सबसे पहले लिखित रूप से व्यापक स्तर पे अमेरिका ने, ठीक है, अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि यही बिल ऑफ राइट माने हमारे यहाँ भारतीय संविधान में अगर कभी पूछे कि फंडामेंटल राइट का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से प्रेरित है, तो आप ब्रिटेन मत टिक करना। ब्रिटेन में सबसे पहले दुनिया में राइट की बात की गई, लेकिन हमारे संविधान में जो प्रावधान लिया गया है वो बिल ऑफ राइट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ये आप दिमाग में उतार लो। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लीजिए, अब भारत में ऐतिहासिक पॉइंट को देख लेते हैं, ऐतिहासिक बैकग्राउंड को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्वराज बिल 1895 में, ठीक है, अधिकार के बारे में बात की गई थी या अंग्रेजों से अधिकार की मांग की गई थी। इसे मैं एक बार पढ़ा भी चुका हूँ, आपको याद होगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज बिल लाया गया था, जिसमें पहली बार सबसे पहले संविधान सभा का जिक्र किया गया था किसी भारतीय के द्वारा। ठीक है, पढ़ चुके हैं आप, रिवीजन हो रहा। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जब गठित हुई थी, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, तो उस नेहरू रिपोर्ट में भी फंडामेंटल राइट की मांग हमने अंग्रेजों से किया था। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। ठीक है, अब इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो पेपर में आते हैं नोट उनको करना है, पढ़ने कुछ भी पढ़ो, लेकिन लिखो वो चीज़ अपने नोट्स में जो पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ये नेहरू रिपोर्ट लिखो। ठीक है, अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए, कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 आप कभी नहीं आपको भूलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कराची अधिवेशन 1931 में ही क्या है, फंडामेंटल राइट की
मांग व्यापक स्तर पर कांग्रेस के द्वारा रखी गई थी, मुखर रूप से रखी गई थी, और ये वही अधिवेशन है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जिसमें गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी की जब आलोचना होती है तो गांधी जी कहते हैं कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ठीक है। तो ये याद रखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है तो यहाँ ज़्यादा नहीं डिस्कस करना है। आगे देख लीजिए, संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के लिए संविधान सभा में ऐसा कुछ प्रावधान किया गया था क्या, तो ये पढ़ा चुका हूँ। देखिए, संविधान सभा में एक परामर्श समिति और एक उप समिति बनी थी, किसके लिए, किसके लिए बताइए, तो मूल अधिकारों पर सलाह देने तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए। और ये रिपीट कर चुका हूँ इसीलिए आपके नोट्स में लिखा नहीं हूँ, बट बता देता हूँ। परामर्श जो समिति है, जो परामर्श समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे, बोलिए जल्दी से, ठीक है। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के लिए परामर्श समिति या समिति के अध्यक्ष कौन थे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। जबकि उप समिति के लिए मैंने आपको रटाया था कि जो लोगों का मूल अधिकार, ठीक है, मूल समिति से पूर्ण नहीं किया जा सका था, उनकी बात रखने के लिए या उनके लिए कृपा बन करके आए थे जेबी कृपलानी, ऐसा मैं याद कराया था। तो उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए आप, यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है, पहला पॉइंट देखिए, सामान्यतः मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध, यही पॉइंट आपको बताया ना कि राज्य ही से तो आपको डर है कि हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कौन कर सकता है, कम कौन कर सकता है, यही सरकारें तो कर सकती है ना। कल को अधिनियम ला करके हमारे अधिकारों को कम कर दें, छीन ले, जीवन जीने का अधिकार छीन ले, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो सामान्यतः मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त एक गारंटी है, ध्यान रखना, गारंटी है। वारंटी में क्या होता है आपको याद है ना, वारंटी में आपका कोई प्रोडक्ट गड़बड़ हुआ तो मेंटेन करके दिया जाता है, लेकिन गारंटी में क्या है, गारंटी में आपको दूसरा दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब वो उससे ज़्यादा अच्छा अधिकार होता है। किंतु मूल अधिकार व्यक्तियों के कुछ मूल अधिकार, यहाँ पर क्या है, किंतु मूल अधिकार लिखा है, यहाँ पर याद रखिएगा, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के भी विरुद्ध हैं, ठीक है। व्यक्तियों के विरुद्ध कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए यहीं समरी कर दिया हूँ। जो व्यक्तियों के विरुद्ध है वह अनुच्छेद 15 का 2, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 15 को 2 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश, और ठीक है, मूल वंश के आधार पर किसी सार्वजनिक प्लेस, सड़क, दुकान, सार्वजनिक स्थल, समिति इत्यादि पे जाने से रोक नहीं सकता है, ठीक है, नहीं तो कुटाई की जाएगी। और अनुच्छेद 17 ये भी कहता है अस्पृश्यता का हनन, अगर छुआछूत करेंगे आपको क्या है, आपको दंडित किया जाएगा, ठीक है, यह व्यक्ति के विरुद्ध हो गया। अनुच्छेद 23 क्या है, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों रिपीट करना बार बार। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर फंडामेंटल राइट की प्रकृति कैसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लो भैया, और आता ही आता है। देखो जो आते हैं वो छपे हैं आपकी कॉपी में, ठीक है। एक तो ये है वाद योग्य, क्या है ये, वाद योग्य, अर्थात प्रवर्तनीय माने इनफोर्सेबल है। वाद योग्य क्या मतलब क्या होता है, वाद योग्य कह लो या कभी पेपर में आए न्याय योग्य, तब भी सही है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है, अगर आप कोर्ट जाते हैं, न्यायालय के आप पास जाते हैं, तो न्यायालय आपकी बात सुनेगा, सुन सकता है और आपको मूल अधिकार प्रदान कर सकता है, माने उस आपके अधिकारों के अगेंस्ट जिसने काम किया है उसको सजा दे सकता है। समझ गए कि नहीं, ये है वाद योग्य या न्याय योग्य या प्रवर्तनीय या इनफोर्सेबल, माने कोर्ट आपके लिए अधिकारों को प्रदान करवा सकता है, अगर कोई हनन करता है तो लागू करा सकता है। समझ गए ना, ठीक है। अगला देख लीजिए,
इसकी प्रकृति और कैसी है? इस फंडामेंटल राइट की दो प्रकृति होती है, एक सकारात्मक पहलू भी है और एक नकारात्मक पहलू। अच्छा, कभी भी नकारात्मक पहलू आए या सकारात्मक, पूरी पॉलिटी में शब्द सीखते जाओ, आगे रिपीट होंगे हर जगह। सकारात्मक जब भी आए इसका मतलब ये है कि राज्य को यह स्वतंत्रता होगी, ठीक है, राज्य को यह स्वतंत्रता होगी कि उसके संदर्भ में विधि बना सकता है और लागू कर सकता है, ठीक है, बढ़ाने के लिए। जबकि नकारात्मक का मतलब ये होता है कि राज्य उस संदर्भ में विधि बना करके उन्हें कम नहीं कर सकता है, माने एक तरीके को उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, उसे नकारात्मक कहते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट में नकारात्मक का क्या मतलब है कि राज्य किसी भी हालात में फंडामेंटल राइट को कम या ख़त्म नहीं कर सकते विधि बना करके, ये नकारात्मक है, ये नकारात्मक है। जबकि हम लोग पढ़ेंगे सरकारी नौकरी में ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, या बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष अधिकार, ठीक है, इस प्रकार के अधिकार दिए जा सकते हैं ना, ये सकारात्मक है ना, मतलब राज्य उनकी व्यवस्था करेगा, कर सकता है, सकारात्मक, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए, इसकी प्रकृति सकारात्मक नकारात्मक होती है, ठीक है, और न्याय योग्य होता है। अगला देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट ये है कि केवल भारत के नागरिकों को कितने अधिकार, मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो टोटल 5 रट लो, गिन लो, टोटल 5। अच्छा, ये सब जो डायग्राम या फ्लो चार्ट आप देखते हैं ना, ये फ्लो चार्ट और डायग्राम इसीलिए बहुत आसानी से बन पाते हैं क्योंकि आरओ और पीसीएस का मेंस लिखते हैं, कई बार हमने लिखा तो लिखते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें हम लोग डायग्राम या फ्लो चार्ट इत्यादि के माध्यम से ही क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन किया जा सके, ठीक है। तो अब ये डायग्राम इसीलिए आपको भी मिलता है जिसका लाभ आपको समझ में भी आएगा। तो अगर ऐसे आपका फिगर भी याद हो जाए तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं कि 5 प्रकार थे, है ना, पंचभुज बचा, माने 5 ऐसे मूल अधिकार थे। तो कौन कौन से रट लो यहीं पे, एक तो है अनुच्छेद 15, एक है अनुच्छेद 16, एक है अनुच्छेद 19 और एक 29 और एक 30। तो कैसे याद करेंगे? 15, 16, 19, 29, 30 कैसे याद करेंगे, इसका कोई वो नहीं है, बस याद करना है। और क्या इसमें प्रावधान है? तो आपातकालीन स्थिति में फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या स्थिति होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है, ठीक है। ये यहीं पर पढ़ लो, आगे पॉलिटी में रिपीट होगा तो मैं वहाँ लिखूँगा नहीं, पहले ही समझा रहा हूँ, ठीक है। ये है कि अगर जब आपातकालीन स्थिति अर्थात आर्टिकल 352 लागू हो जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, तो अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त जो अधिकार हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह अधिकार स्वतः ही, माने जिस दिन इमरजेंसी लागू होगा उस दिन उसी टाइम से अपने आप क्या हो जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। और यह किस अनुच्छेद में लिखा है, तो अनुच्छेद 358 में लिखा है। अनुच्छेद आर्टिकल रट लेना भाई। अब यहाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर लिखा है सस्पेंशन, निलंबन। इसका ये मतलब है कि जब इमरजेंसी ख़त्म होगी, ये केवल सस्पेंड है, लटका हुआ, माने सस्पेंडेड है, माने फिर से बहाल हो जाएगा, ठीक है, माने खत्म नहीं है। ओके, अगला देख लीजिए। अगला ये लिखा है कि ऐसी इमरजेंसी की स्थिति कोई भी हो, क्यों ना हो, बावजूद इसके अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में उल्लिखित प्रावधान, ठीक है, उसमें उल्लिखित प्रावधान जीवन जीने के अधिकार इत्यादि को क्या है, किसी भी सूरत हाल में उन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इन्हीं 2 आर्टिकल के अलावा जितने भी अन्य जो है फंडामेंटल राइट हैं आपके 12 से 35 के बीच में, ठीक है, 20-21 को छोड़ करके बाकी सभी को ऐसी इमरजेंसी की स्थिति में सस्पेंड किया
जा सकता है, लेकिन वह कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 359 में लिखा है। देखो 358 कहता है कि आर्टिकल 19 में उल्लिखित फंडामेंटल राइट स्वतः समाप्त हो जाएंगे, जबकि 59 ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में 20 और 21 में वर्णित फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़िए। मूल अधिकार, अब देखिए, अब फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, ठीक है, कि कुल कितने फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के मध्य फंडामेंटल राइट का उल्लेख है। इसे रट लेना, कहाँ से कहाँ तक है, भाग में भी पढ़ा चुका हूँ। वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे, ठीक है, कितने मूल अधिकार हैं, जबकि पहले आप ये पढ़ो कि मूल संविधान में कुल कितने फंडामेंटल राइट का उल्लेख था। तो मूल संविधान में 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट का उल्लेख था, बट वर्तमान में आप देख लो तो कुल 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट का उल्लेख है। इसका मतलब एक कहाँ गया भैया, ढूंढो ना, ठीक है। तो एक कहाँ गया उसको ढूंढ लेते हैं। एक जो है वह अनुच्छेद 19 के 1 के च, ठीक है, 19(1) के च पे आप ABCD जोड़ लीजिएगा, ठीक है, उसमें उल्लिखित था। और अनुच्छेद 31 में कहाँ उल्लिखित था, आर्टिकल 19(1) के च और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार था, ठीक है, बट उसे 44वें संविधान संशोधन 1948 के द्वारा फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और हटा करके अनुच्छेद 300 के क में, अनुच्छेद 300 के क में ले जा करके एक विधिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया, ना कि फंडामेंटल राइट रह गया, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। देखो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसी उस समय की स्थिति में क्या है, जैसे एक हाईवे बनना है, आपके खेत से होकर के जाता है, खेत आपकी संपत्ति है, आप चढ़ जाओ वहीं खेत पे, ऐसा है हाईवे यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन अब ये पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अब आप इस बिहाफ पर चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट में पहले, तो सुप्रीम कोर्ट कहता था देखो भाई फंडामेंटल राइट, संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट है, 19(1) के च में है और आर्टिकल 31 में है, ठीक है, तो तुम वहाँ से हाईवे नहीं बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट को किसी भी सूरत हाल में कम नहीं किया जा सकता। तो संसद को ये लगा कि देश का विकास कैसे संभव हो सकता है, तो संसद ने क्या किया, ठीक है, यही तो संसद की खूबसूरती है, ठीक है, कि वो अमेंडमेंट कर दिया और संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार में ले जा कर के कर दिया गया। बोले अब हाईवे जाएगा, तुम कौन होते हो रोकने वाले, बस इतनी बात समझ लो कि विधि के अनुसार तुम्हारा लेंगे, ठीक है, बस इसका मुआवजा लो और पकड़ो और निकल लो। समझ गए ना, आज से बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए कुल वर्तमान में 6 हैं, तो कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 है। डेट ये आर्टिकल रखने पड़ेंगे, कहाँ से कहाँ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। अनुच्छेद सेकंड जो है या दूसरा फंडामेंटल राइट कौन सा है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 19 से 22 में उल्लिखित है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 में उल्लिखित है। चौथा, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में उल्लिखित है। और पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो 29 और 30 के बीच में उल्लिखित है। छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में उल्लिखित है। आप इसमें ढूंढो ना, देखो ना, 29-30 के बाद 31 कहाँ गया भैया, इसी को तो बता रहा था, समझ गए ना। तो आप ओपन माइंड होकर के देखो, सब आपको समझ में आएगा। आप ही के जैसे लोग ही पढ़ करके क्या बनते हैं, अधिकारी बनते हैं भैया, यही नोट्स पढ़ते हैं, यही किताबें पढ़ते हैं। तो आप अपना माइंड ओपन करो। अब पढ़ते हैं हम अनुच्छेद 12। इसका मतलब क्या है, अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 पहला फंडामेंटल राइट है। तो इसका मतलब 14 से जब वो शुरू है तो 12 और 13 कहाँ गए, तो पहले 12 और 13 पढ़ लेते हैं, फिर 14 से 18 समानता का अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 12 को देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझ लो ये 3 जगह काम आएगा।
कहाँ पर आएगा मैं आपको बता देता हूँ। भाग 4 में कहाँ पे आएगा, भाग 4 में, ठीक है, जो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जहाँ पर 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक उल्लेख मिलेगा, उसका पहला आर्टिकल 36 जो होगा उसमें भी यही लिखा है। और भाग 6 जो राज्य के प्रशासन के बारे में उल्लेख करता है, जो अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 के बीच में उल्लिखित है, ठीक है, उसका पहला आर्टिकल जो है 152, उसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई। तो भैया यहीं पढ़ लो ना, एक जगह अच्छे से याद कर लो, मैं वहाँ रिपीट नहीं करूँगा, ना लिखूँगा ना बताऊँगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं राज्य। राज्य शब्द की क्या परिभाषा है, ठीक है। तो राज्य शब्द की परिभाषा के अनुसार 4 पार्ट में हम समझ सकते हैं। पहला देख लीजिए क्या है, तो भारत की सरकार एवं संसद, भारत की सरकार एवं संसद। दूसरा क्या है, राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल, ठीक है। अब इन दोनों में एक कॉमन चीज़ से समझ लो, इधर देखो, भारत की सरकार या राज्य की सरकार, सरकार का क्या मतलब होता है, सरकार का तात्पर्य होता है कि संविधान के अनुसार देश को गवर्न करना। सरकार का क्या काम करती है, प्रशासन का काम करती है, शासन का काम करती है, समझ गए ना, माने देश को संविधान के में विहित विधि के अनुसार गवर्न करना। जबकि आगे देखो लिखा है संसद, देखो ना यहाँ पे संसद, संसद और विधानमंडल, राज्यों के स्तर पर विधानमंडल, ये क्या काम करते हैं, ये संसद में उल्लिखित विधि के अनुरूप विधि का निर्माण करते हैं। माने ये विधायिका है, ये विधि का निर्माण करती हैं दोनों संस्थाएं। और सरकारें क्या करती हैं, सरकारें उन विधि के अनुसार देश को चलाती या गवर्न करती हैं, ठीक है। तो अब दोनों को मैं अलग कर दिया तो समझ गए होंगे कि भारत की सरकार में अर्थात प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्री, सारे मंत्री आएंगे, ठीक है, कहेगा आएगा, इस प्रकार के जितने भी लोग हैं वो सब सरकार आएंगे, ठीक है। और संसद में क्या है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, राष्ट्रपति सब आ जाएंगे। ऐसे राज्यों की सरकारें और विधानमंडल आएंगे, ठीक है। ये क्या है, ये सभी राज्य कहे जाएंगे। इसका मतलब आप ध्यान से समझना, यहाँ पे सांसद जो चुन के जाएगा बंदा वो भी एक राज्य है, आप ध्यान से समझना। जो विधायक है वो भी एक राज्य है। जो संस्थाएं हैं, संसद है या विधानमंडल, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, ये भी एक राज्य हैं। अब आप अपने माइंड को ओपन करते जाओ कि राज्य शब्द क्या है यहाँ पर। ये मत कह देना कि उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार एक राज्य है, ये नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये राज्य है। IR जब पढ़ोगे, मेंस का जो पेपर सेकंड होता है, ठीक है, IR इंटरनेशनल रिलेशन, वहाँ पर क्या है, विश्व के किसी भी देश के बारे में लिखाना होता है तो राज्य शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो यही चीज़ है, कहीं पे भी समझ जाओ। थर्ड की बात कर ले, थर्ड क्या है, राज्यों की सरकार और विधानमंडल हो गया। तीसरा क्या है, राज्य में कौन आता है, सभी स्थानीय प्राधिकारी। सभी स्थानीय प्राधिकारी माने क्या होता है, जैसे नगर पंचायत हो गई और नगर पालिकाएँ हो गई। नगर पालिका, नगर पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है, ये क्या है, ये सभी राज्य की श्रेणी में आते हैं। अभी मैं बताता हूँ क्यों है ऐसा, ठीक है। अगला देखिए, अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी में कौन कौन आता है, ठीक है। तो अन्य प्राधिकारी में क्या है, जैसे LIC सरकार की संस्था है, ठीक है। जैसे संपत्ति हम उसमें रखते हैं, बीमा कराते हैं, कल को बीमा न दे तो जीवन जीने का अधिकार का, तो डिग्निटी पूर्ण जीवन जीने का अधिकार के लिए ही तो हम क्या है, हम LIC कराते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस लेते हैं तमाम प्रकार के। अगर ना दे तो हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होंगे। माने ये वायलेट कर सकते हैं, इनके पास पावर है। आप समझो, अधिकारी कौन होगा, राज्य की शब्द की परिभाषा में इन्हें शामिल क्यों किया गया, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को कम कर सकते हैं, ये अतिक्रमण कर सकते हैं, ये वायलेट कर सकते हैं, इनके पास ऐसी पावर है, इसीलिए इनको राज्य की श्रेणी में रखा गया है। आगे कहा जाएगा कि राज्य किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर पाएंगे, समझ गए ना। जैसे विश्वविद्यालय है, बच्चों के मूल अधिकार वहाँ से जुड़े होते हैं। ICAR है, ठीक है, आप इनके शार्ट में लिख दिया हूँ, ठीक है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च है। FCI की बात कर लें, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है।
और यूपीएससी बात कर लें तो यूपीएससी आप देखो ना कितने लोगों पीएससी में अब देखो तो धरना प्रदर्शन देना पड़ता है, क्या फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर रहे हैं आप? समझ गए कि नहीं? तो इनके पास पावर है, राज्य वो अथॉरिटी राज्य ही कही जाएंगी, जैसे न्यायाधीश, ठीक है। न्यायाधीश में आप याद रखना खास करके मुख्य न्यायाधीश की बात होती है, क्योंकि मुख्य जो न्यायाधीश है क्या है, वो अन्य न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति करता है राज्य के स्तर पर, आप देखेंगे, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या है, यह राज्य की श्रेणी में आएगा। अब एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, ये राज्य की परिभाषा है, ठीक है। यहाँ पर एक मतलब ये समझ लो कि ऐसी बॉडी जो, ठीक है, जो किसी भी प्रकार से विधि बनाने की क्षमता रखती हो या विधि के अनुसार प्रशासन या शासन करने की शक्ति रखता हो, ठीक है, वही तो फंडामेंटल राइट को किसी तरीके से कम कर सकता है ना। इसीलिए उसे राज्य की श्रेणी में रखा गया है। आप आईएएस बन जाओगे जब ना, ठीक है, तो आपको भी क्या है, ढेर सारे आदेश जारी करने की शक्ति मिलती है भाई, ठीक है, प्रशासन करने का अधिकार मिलता है। तो आप भी फंडामेंटल राइट का किसी का वायलेशन कर सकते हैं, इसीलिए आप भी राज्य कहे जाएंगे। इसीलिए जल्दी से आप गवर्नमेंट में आइए, ठीक है, अधिकारी बन करके। अगला देखिए, राज्य कुछ देख लीजिए जो पेपर में आए हैं कि कौन राज्य की श्रेणी में नहीं शामिल किए गए हैं। तो एक वक्फ बोर्ड है, ठीक है, और जो पेपर में आए हैं बाकी और भी हैं, राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी है, ठीक है, सीएसआईआर है, ठीक है, और न्यायालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, न्यायालय। अभी हमने कहा था ना कि न्यायाधीश की बात अगर आए तो राज्य है, लेकिन न्यायालय की बात करें तो नहीं। क्यों? क्योंकि न्यायालय क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए मेरा माई बाप है भैया, समझ गए ना, ठीक है। तो वो क्योंकि उसे विधि बनाने का अधिकार थोड़ी ना, बल्कि विधि की समीक्षा करने के लिए न्यायालय बना है, ठीक है। तो ये अब कभी आप नहीं भूलेंगे, वो विधि बनाने के लिए संस्था नहीं है न्यायालय, बल्कि जो विधि बनाई जाती है बनाने वालों की समीक्षा करने के लिए है कि आप विधि संसद के अंतर्गत विधि पूर्वक बना रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगला देखिए, अब अनुच्छेद 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये रट लीजिएगा, आता है पेपर में, छपता ही छपता है। ये क्या है, बस इतनी बात याद रखो, अनुच्छेद 13 के तहत ही न्यायालय को हमारे मूल अधिकारों के लिए माई बाप बना दिया गया है। बस वो मेरा अभिभावक है, मेरा संरक्षक है, ठीक है, मेरा अभिभावक है और मेरा वो संरक्षक है। या कहे कि न्यायालय किस आर्टिकल के तहत, ठीक है, हमारा अभिभावक है, हमारे मूल अधिकारों के संरक्षक हैं, तो आर्टिकल 13 के तहत। कोई भी बात इधर से उस साइड पूछ सकता है, उधर से इधर। अब इसमें देखिए, न्यायालयों को क्या लिखा है, न्यायालयों को मूल अधिकारों से असंगत विधि को शून्य करने की शक्ति है। जब ये मेरा अभिभावक है, ठीक है, मेरा माई बाप है, मेरे अधिकारों को संरक्षित करने का, तो इसका मतलब क्या कर रहा होगा, अगर विधि किसी ने, राज्य माने वो चारों ऊपर की बातें हैं, अगर उनके द्वारा किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जा रहा है या कम किया जा रहा है, न्यूनीकरण किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में न्यायालय ऐसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है, माने उसे समाप्त कर सकता है, तभी तो मेरा माई बाप है। अगला देख लीजिए, यह शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप समझा रहा हूँ फ्लो चार्ट से, ठीक है, बुक में ऐसे समझ में नहीं आएगा। यह शक्ति जो कोर्ट को मिलती है उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ा चुका हूँ, कहाँ से लिया गया है, जब हमने संविधान में स्रोत पढ़ रहे थे तो वहाँ पढ़ा था न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान यूएसए से लिया गया है भारतीय संविधान में, और इसी के तहत, इसी शक्ति के तहत फंडामेंटल राइट का क्या है, संरक्षक है। और किन किन आर्टिकल में इसका उल्लेख है कि कैसे वो हमारा संरक्षण करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जैसे 5 प्रकार की रिटें जारी करके हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिजर्व करता है, ठीक है। और अनुच्छेद
26 के तहत उच्च न्यायालय भी रिट जारी करने की शक्ति रखता है और उन रिट जारी करने की पावर ही किस लिए मिली है? फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, यह न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत। अच्छा, न्यायिक पुनरावलोकन का एक कॉन्सेप्ट जो बड़े एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप समझ लो। ठीक है, देखो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है। ठीक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। राज्यों के द्वारा बनाई गई विधि की संविधान के अंतर्गत समीक्षा करना कि वह संविधान के विधि के अनुकूल है, माने उसके अनुसार बनी है या नहीं बनी है। ठीक है, उसकी समीक्षा करना ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। ठीक है, तो राज्यों द्वारा बनाई गई विधि की समीक्षा करना ही क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन। बस ठीक है, आगे देखिए। अनुच्छेद 13 को 2 पार्ट में पढ़ना होगा क्योंकि इसमें 2 उपबंध हैं। एक अनुच्छेद 13 का क्लास 1 है। ठीक है, एक आर्टिकल 13 का क्लास 2 है। क्लास 1 क्या कहता है? इसमें आच्छादन का सिद्धांत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, या इसे ही ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। क्या है मैं आपको समझाता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखो, जब संविधान हमारा बन के लागू हुआ उसके पहले ढेर सारे जो है विधि कानून से हमारा देश गवर्न होता था, लेकिन उसके पहले के जितने भी संविधान के पूर्व के जितने भी ऐसे विधि कानून थे जो संविधान के लागू होने के बाद फंडामेंटल राइट को वायलेट करते नज़र आ रहे थे, वो संविधान के लागू होने के बाद वो ढक गए, माने वो सस्पेंड हो गए, वो काम करना बंद कर दिए, वो आच्छादित हो गए। इसी को कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। ढक जाना माने ग्रहण का सिद्धांत। ठीक है, इसी को कहते हैं, यह आर्टिकल 13 के 1 में है। ठीक है, तो अब आच्छादन का सिद्धांत समझ में आ गया। लेकिन अभी क्या है, अब संशोधन के बाद अब क्या हो गया कि यह संविधान के पूर्व की विधि पर भी काम करता है और संविधान के पश्चात की विधि पे भी काम वर्तमान में करता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, संविधान में जो कुछ लिखा जा चुका है, प्रिंट है ना, लिखा जा चुका है, लेकिन मान लीजिए वो आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में वो किसी तरीके से फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो क्या आप जाकर के संविधान की किताब से उसको क्या है डिलीट मार दोगे क्या? लिखी हुई चीज़ को नहीं मार सकते ना। तो क्या कर सकते हो? तो उसे आप क्या है, सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर सकता है? ढक सकता है, आच्छादित कर सकता है। ठीक है, उस पर ग्रहण माने ग्रहण लगा सकता है, माने वो अगर जब तक वो प्रासंगिक नहीं होता है तब तक वो ऐसे ही ढका ही रहेगा। समझ गए कि नहीं? लेकिन अगर बाद में फ्यूचर में कभी वैसे अनुकूल परिस्थिति आती है, अब वो प्रासंगिक हो जाता है, तो पुनः वो क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा, या वो विधि जीवंत हो जाएगी। ठीक है, क्लास 2 को पढ़ लीजिए। क्लास 2 कहता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ठीक है, देखो अब पॉलिटी में वो पार्ट आप पढ़ रहे हैं जहाँ पर समझ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे जब बुक में, समझ में नहीं आएगा एक बार में। ठीक है, आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्लास 2 में है। ठीक है, ये क्या कहता है? इसके शब्द पे ही आप जाइए। इसका ये मतलब है कि अगर राज्य कोई विधि बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई विधि बनाया, उसमें 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट्स में 2 पॉइंट अगर क्या है फंडामेंटल राइट को क्या करते हैं, किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वायलेट करने वाले अगर हैं या कम करने वाले हैं, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? उन विधि के उस 10 पॉइंट्स में 2 पॉइंट को पृथककृत कर सकता है, उन्हें हटा सकता है, उन्हें शून्य घोषित कर सकता है, बाकी 8 को लागू करने की अनुमति दे सकता है। यही तो है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। समझ गए ना? लेकिन अगर वो 2 पॉइंट जो फंडामेंटल राइट को न्यून कर रहे हैं या अल्पीकृत कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, उपरोक्त 8 जो पॉइंट लिखे हैं वो उनसे इस प्रकार से संलिप्त है कि अलग किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, इसका मतलब ये मानेगा सुप्रीम कोर्ट कि पूरी विधि ही क्या है, फंडामेंटल राइट के लगभग प्रतिकूल है।
वायलेट करने वाली है तो पूरी विधि को क्या कर सकता है, ऐसी स्थिति में शून्य कर सकता है। यही बात यहाँ पर लिखी है, देख लीजिए। मूल अधिकारों से असंगत विधि जो उसके अनुकूल नहीं है, असंगत विधि अथवा विधि में उल्लंघन की सीमा तक शून्य घोषित करने की शक्ति किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, अगला आगे देखिए। विधि संबंधी महत्वपूर्ण कुछ वाद, विधि संबंधी कुछ महत्वपूर्ण वाद या केस कौन कौन से हुए थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल बहुत बार आता है। ठीक है, देखो यहाँ पर फंडामेंटल राइट के संदर्भ में विधि को लेकर के ही विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या संविधान संशोधन जो 368 के द्वारा किया जाता है तो क्या वो संविधान संशोधन विधि माना जाएगा कि नहीं। अच्छा, अगर ध्यान से सुनना, अगर कोई भी संशोधन विधि होगी या कोई भी चीज़ लॉ या ओपिनियन या कोई भी चीज़ अगर विधि होगी तो विधि को अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अनुच्छेद 13 के तहत उस विधि की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और उसे अगर फंडामेंटल राइट के अनुकूल नहीं पाता है, असंगत पाता है तो उसे नल एंड वाइड घोषित कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। तो बात ये फंस गई थी, विवाद ये हो गया कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन, ठीक है, क्या उसे विधि माना जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौर रहा है, उनकी प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा है, उस समय तक क्या रहेगा आपको याद हो जाएगा। देखो उस समय पहला वाद आया शंकरी प्रसाद, भगवान शंकर सबसे पहले याद रखना, महादेव का नाम है। ठीक है, क्योंकि तीनों का क्रोनोलॉजी क्रम बहुत बार आया है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस आया, वाद आया, डेट रट लेना 1951 में। ठीक है, पहला अमेंडमेंट है। इसमें ये निर्णय आया कि जो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन किया जाएगा वह विधि नहीं होगी। अगर विधि नहीं है तो अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। जब समीक्षा ही नहीं कर सकता है तो भैया संसद फंडामेंटल राइट में कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्र हो गई। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम यही है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन अब कर सकती है। सोचिए इतनी आसानी से इस पॉइंट को आप समझ पाए। ठीक है, अगला देखिए, सेकेंड वाद आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाद 1965 आया। इसमें क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसके द्वारा जो निर्णय दिया गया वो निर्णय एकदम सेम यही ऊपर वाला रहा। ठीक है, कि अनुच्छेद माने संविधान संशोधन जो होगा वह विधि नहीं होगी, माने फंडामेंटल राइट में संसद बाकायदा माने परिवर्तन कर सकती है, सेम वही चीज़। लेकिन ठीक है, आगे चल करके क्या है आगे चल करके आप देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की क्या है, डेथ हो जाती है और उनका प्रभाव अपेक्षाकृत अब कम हो जाता है, अपेक्षाकृत क्या कम हो जाता है। ठीक है, संसद पर। ठीक है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, उस समय एक वाद आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967, डेट रटे रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैच दी फॉलोइंग में आता है, क्रोनोलॉजी में आता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद आता है, उसमें उपरोक्त दोनों के द्वारा बाद में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को क्या कर दिया, अब परिवर्तित कर दिया, उलट दिया है और उसने कहा कि ऐसा है अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन अब क्या माना जाएगा, विधि माना जाएगा अनुच्छेद 13 के अर्थों में। इसका मतलब संविधान संशोधन के द्वारा किया गया कोई भी अमेंडमेंट उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है कि वह प्रासंगिक है अथवा नहीं। अर्थात इसके बाद क्या हो गया, इसका परिणाम ये हुआ कि अब संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, और अगला देख लीजिए, इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। एक ये वाद या केस आया, डेट रट लीजिएगा 1973 में। इसी के आधार पर जो है अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या निर्णय आया, इसमें निर्णय बताया था ना कि भारतीय इतिहास में आज तक क्या है 13 जजों की बेंच सबसे बड़ी बेंच यही रही है। इसमें निर्णय आया कि जो संविधान संशोधन है वो विधि नहीं है। क्या है वो,
विधि नहीं है। माने संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है। अर्थात ये है कि संसद क्या है, पहले जैसा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा है खेला होबे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, किंतु संविधान का मूल ढांचा नहीं बिगड़ना चाहिए। आप संविधान में संशोधन करो, फंडामेंटल राइट में भी करो भैया, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, हमने संविधान की प्रस्तावना में ही संविधान निर्माताओं की, ठीक है, विचारों को देख लिया है। उसमें लिखा है ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब आप फंडामेंटल राइट को, स्वतंत्रता, वहाँ की उल्लिखित स्वतंत्रता को ही अगर कम करने की बात आप सोचते हैं तो फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर, मूल जो है ढांचा ही संविधान का बिगड़ जाएगा। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। तो याद होगा इसी के आधार पर क्या है, एक चीज़ याद होगा आपको, इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की ही रिकमेंडेशन पे प्रियम्बल में पहली बार और आज तक में प्रियम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट या संशोधन किया गया है, ठीक है। जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तीन शब्द जोड़े गए थे, जो क्रमशः पहले पैरा में क्या था, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष 2 शब्द वहाँ थे, और छठे पैरा में पैरा भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्रेजुएशन, टीचर के ग्रेजुएशन लेवल पेपर में आया था। छठे पैरा में और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। पेपर में आया था एक बार कि अखंडता शब्द ए में, ऑप्शन ए में और बी में और अखंडता शब्द, तो और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। अखंडता टिक नहीं करेंगे, ठीक है। आप कनेक्ट होकर के कम इंटीग्रेटेड आप पढ़ सकते हैं। अगला आप देखिए, हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट एक, जो 6 प्रकार के अधिकार हैं, मूल अधिकार, उसमें से पहला समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। इसमें देखिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना होगा क्योंकि 2 प्रावधान हैं। एक विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी है, तो नकारात्मक है। नकारात्मक अभी मैंने बताया कि नकारात्मक का मतलब होता है कि राज्य के विरुद्ध, माने राज्य वो काम नहीं करेंगे। सकारात्मक माने राज्य को आज़ादी, वो ऐसा काम करें, ठीक है। और विधि के समक्ष समता कहाँ से प्रेरित है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आता है पेपर में, रट लीजिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं विधि के समक्ष समता का क्या मतलब है। सिंपल सी बात है कि भारतीय संविधान में ये बात है कि विधि या कानून के दृष्टिकोण से सब लोग क्या हैं, सब लोग समान हैं, ठीक है। चाहे आप राष्ट्रपति हो, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे एक सामान्य व्यक्ति है, विधि की दृष्टि में सब लोग क्या है, समान है। माने सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए समान स्थिति में, समझ गए, बस इतनी बात, ठीक है। अगला इसमें क्या प्रावधान है देख लीजिए, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में अगला प्रावधान ये है, ठीक है, कि विधि का समान संरक्षण, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखो यहाँ पर लिखा है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, माने क्या है, कानून से इक्वली प्रोटेक्ट करो सभी को, ठीक है। तो इक्वली करने का मतलब क्या है, राज्य ऐसा करें, सबके साथ समान व्यवहार करे, तो इसीलिए इसकी प्रकृति कैसी हो गई, सकारात्मक। जबकि आपने फंडामेंटल राइट की प्रकृति में पढ़ा है सकारात्मक नकारात्मक दोनों, तो आप यहाँ से देख लो, ठीक है। यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है, माने विधि के समक्ष समता का क्या तात्पर्य है, राज्य किसी के साथ विधि के दृष्टि से समान नजरिए से देखेगा, अर्थात विभेद नहीं करेगा, न करने की बात कही गई है, इसीलिए नकारात्मक अवधारणा है। जबकि यहाँ पर यह है कि विधि के समान संरक्षण, यह सकारात्मक प्रकृति है। इसका ये मतलब है कि सरकार क्या करेगी, सबको समान विधि के अनुकूल जो है उसके साथ व्यवहार करेगी। जैसे आप देखो, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति चोरी किया है, जिसकी सज़ा क्या है, 10 दिन जेल में रहने की है। अगर कोई मंत्री नेता, ठीक है, कोई कर ले, या कोई अधिकारी कर ले, कर्मचारी कर ले,
ठीक है, तो उसके लिए भी 15 दिन की ही सज़ा दी जानी चाहिए, दी जाएगी, ऐसा आर्टिकल 14 कहता है। अच्छा, व्यवहारिक रूप में, ठीक है, इसका काफ़ी अंतर मिलता है, ठीक है, तो आप इस बात को पढ़ते वक्त जो है ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 में जो है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान एवं मूल वंश के आधार पर, ठीक है, विभेद न करने की बात कही गई है, ठीक है। तो इसको 5-6 पार्ट में पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 के क्लाज 1, देखो यहाँ सवाल आते हैं, अगर ना आता तो मैं इसे लिखता नहीं, ठीक है, इसीलिए आप विकल्प न ढूंढिएगा, इसे रटना है। अनुच्छेद 15 के 1 में क्या लिखा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है, मैं आपके लिए सब कुछ हाईलाइट करके रखा हूँ, बस आप इस, ठीक है, इसको बस ग्रहण करो अच्छे से। बस केवल, जैसे आप देखते हो पेपर में सामान्यतः कहा जाता है कि अगर कहीं केवल स्टेटमेंट में केवल लिखा है तो 90% क्या हो जाता है, वो गलत आंसर होता है। तो उन्हीं लोगों के लिए वो सही तरीका है जो ये बात याद रखते हैं कि केवल जहाँ लगा हो उसे रटे होते हैं। तो यहाँ पर आप रट लो कि केवल की बात क्या है, लिखा है केवल, ठीक है, कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान एवं मूल वंश के आधार पर, माने 5 के आधार पर ही केवल मात्र राज्य नागरिकों के मध्य विभेद नहीं करेगा। माने इनके इतर, इनके बाहर जाकर के अन्य किसी आधार पर क्या कर सकता है, विभेद कर सकता है, लेकिन केवल इन 5 के आधार पर। ये पांचों रट लेना भैया, ये काम ऐसे नहीं चलेगा। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश और, ठीक है, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर ये रटे रहो एकदम, विभेद नहीं करेगी। ये क्लास 1 में है। अनुच्छेद 15 के 2 में क्या लिखा है, उपर्युक्त के आधार पर, माने जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान एवं मूल वंश के आधार पर कोई नागरिक भी किसी अन्य के साथ विभेद नहीं करेगा। ऊपर क्या है, ऊपर लिखा है कि कोई राज्य, माने सरकारें, प्राधिकारी किसी के साथ विभेद नहीं करे। नीचे क्या लिखा है, कोई नागरिक भी किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा। जबकि अभी हम लोगों ने फंडामेंटल राइट की स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि ढेर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, पढ़ा था ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो नागरिकों के विरुद्ध भी हमें फंडामेंटल राइट की गारंटी देते हैं। उनमें हम लोगों ने वहाँ पर डायग्राम में लिखा है 15 का 2, तो यही तो है, ठीक है, कि नागरिकों को भी प्रतिबंधित करता है कि आप विभेद नहीं करेंगे। जैसे आप कोई नागरिक किसी को दुकान पर जाने, सार्वजनिक भोजनालय जाने, तालाब, कुएं, ठीक है, तालाब, कुएं, सड़क या सार्वजनिक स्थल पर जाने से मना नहीं कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 15 का क्लाज 3 देखिए, ठीक है, इसमें क्या है, राज्य स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर अपवाद है। अभी क्या चल रहा, अपवाद। जब वहाँ ऊपर लिखा है कि विभेद नहीं करेगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है कि ऐसा कर सकता है या उसका प्रावधान करेगा। ये रट लेना, ये काम ऐसे नहीं चलना वाले, यहाँ पर रट लेना। ये क्लाज 3 में ही है, क्योंकि क्लाज 3, 4, 5 ये सब पेपर में आते हैं, ठीक है। ये कम से कम 3 तो रट लो। क्लाज 3 में ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान राज्य करेगा। आर्टिकल 15 का 4 क्या कहता है, शिक्षण संस्थानों में SC ST को क्या करना, आरक्षण देना। शिक्षण संस्थानों में उनके आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15 का क्लास 5 क्या कहता है, 5 क्या कहता है, निजी अर्थात प्राइवेट संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान राज्य द्वारा किया जा सकता है। आर्टिकल 15 का 6 क्या कहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो संविधान संशोधन 103वें के द्वारा 2019 में जोड़ा गया EWS का प्रावधान, जो आर्थिक आधार पर, ठीक है, आर्थिक आधार पर, ठीक। एक बात यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में, बड़े पेपर में बहुत बार आया है ये बात कि फंडामेंटल राइट किस प्रकार के न्याय को सुनिश्चित करता है। तो उसमें लिखा रहेगा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कुछ और भी लिखा रख सकता है, ठीक है। तो आप टिक कौन सा करेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में राजनैतिक, कौन सा,
ठीक है, क्या प्रदान करता है? राजनैतिक अधिकार, माने राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करता है। इसका मतलब दो जो अन्य न्याय हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय, वो कहाँ जाएंगे? वो डीपीएसपी में जाएंगे, राज्य के निधि निदेशक तत्वों में जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। अगला देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नोट लिखा है अनुच्छेद 15 में, ठीक है, अनुच्छेद 15 केवल और मात्र केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, भारत के सिटीजन्स को ही प्राप्त हैं, किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। पॉलिटी में शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अवसर की समानता। इसे दो पार्ट में आप डिवाइड करके पढ़ो। अनुच्छेद 16 का एक क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, माने सरकारी सेवाओं में, ठीक है, समायोजित करने के लिए सबको अवसर दिया जाना चाहिए, यह राज्य की जिम्मेदारी है, माने विभेद नहीं करेगा, ये बात लिखा है। और 16 का 2 कहता है, यहाँ पर भी ये केवल है, केवल जाति धर्म मूल वंश लिंग जन्म स्थान एवं निवास के आधार पर विभेद नहीं करेगा। देखो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है कि राज्य लोक नियोजन में समानता को क्या करेगा? सुनिश्चित करेगा, माने विभेद नहीं करेगा, ठीक है। नीचे लिखा है कि इनके आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है? कुछ अपवाद हैं, जैसे ऊपर अभी हम लोगों ने देखा 15 1 और 2 में तो प्रावधान थे, 3 4 5 6 तक क्या है? अपवाद थे। ऐसे इसमें भी अपवाद हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई है नहीं, ठीक है। 1 2 आप रट लेना। एक तो ये आर्टिकल 16 का 4 जो, ठीक है, नियोजन में माने सरकारी सेवाओं में ओबीसी का आरक्षण देने की बात करता है 27% मंडल कमीशन के कहने पर। यह आर्टिकल 16 के 4 में है, जो पेपर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। और एक ये याद कर लेना 16 का 6 क्लाज जो ईडब्ल्यूएस का प्रावधान करता है सरकारी सेवाओं में, ठीक है। आगे देखिए, अब अनुच्छेद 17 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 17 में क्या है? 17 में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी या छुआछूत का अंत की बात की गई है, छुआछूत की अंत की बात की गई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो आप टेलीग्राम चैनल इसी यूनिक क्लासेस लखनऊ के नाम से ही आप उसे ज्वाइन कर लो, और वहाँ पर आपके लिए फ्री पीडीएफ है भाई, पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। ये कंटेंट आपको फ्री दिया जा रहा है, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार वीडियो देखो, 2 बार वीडियो देखो, और उसके बाद क्या है, उसी कंटेंट से क्या कर लो, रिवाइज करो ना, आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ो। मेरा ओरिएंटेशन और कुछ नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप जल्दी से जुड़ करके उसे डाउनलोड करके, ठीक है, रिवाइज करेंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अनटचेबिलिटी का अंत की बात करता है। इसमें की पॉइंट आप याद कर लो, ठीक है। इसमें क्या है? राज्यों के साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी यह अधिकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माने राज्य पर तो प्रतिबंध लगाता ही लगाता है कि राज्य किसी भी तरीके की छुआछूत को बढ़ावा नहीं देंगे, साथ ही साथ यह व्यक्ति पर भी ऑब्लिगेशन लगाता है कि कोई व्यक्ति भी किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, निजी व्यक्ति भी इसमें शामिल है, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और कोई निजी व्यक्तियों में और क्या आता है? आप सोच रहे होंगे निजी व्यक्तियों में हम आप कोई माने एक व्यक्ति हो सकता है, नहीं भैया, व्यक्ति में पॉलिटी बहुत समझ की खेल है, ठीक है। और समझ गए तो चाहे जितने अच्छे लेवल में बैठो, एग्जाम में आप धुआंधार पेपर करके आओगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक बार पढ़ो इसको, ठीक है, और जा कर के जितने बड़े से बड़े लेवल से लेकर के छोटे छोटे लेवल का पेपर है, आप उसे अटेम्प्ट करो, आप उसे अटेम्प्ट करो, किताब मत पढ़ो, उसे अटेम्प्ट करो, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके कंटेंट या उस क्या पढ़ा रहा है, आप मुझे भी तो कभी क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। नहीं पता लगे मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं, आपका आउटकम ना आए, ठीक है। तो आप मुझे क्रॉस चेक करने के लिए आप सवाल बनाओ, जाओ, ठीक है। तो इसमें क्या है? निजी व्यक्तियों, तो निजी व्यक्तियों में एक व्यक्ति विशेष हो सकता है, और निजी व्यक्तियों में निजी संस्थान संगठन भी आते हैं। जैसे कोई भी प्राइवेट संस्था किसी को छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकता है, नहीं तो उस पर भी क्या है, दंड लगाया जा सकता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति करेगा तो उस पर दंड की व्यवस्था तो की ही गई है। और इसके लिए संसद ने अनुच्छेद 35 के तहत क्या है,
विधि भी निर्माण कर रखा है, क्योंकि 12 से 35 उल्लेख है फंडामेंटल राइट का और 35 में यही लिखा है कि संसद अनुच्छेद 12 से 35 के संदर्भ में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड संविधान में विधि का निर्माण कर सकती है। तो उसके तहत जो है अस्पृश्यता को उन्मूलन या समाप्त करने के लिए 1955 में अधिनियम भी बनाया है, जिसमें दंड का प्रावधान किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, देखो फंडामेंटल राइट सामान्यतः क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है, माने उन पर युक्त क्या है, प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। माने सिंपल वे में कहा जाए, आपको फंडामेंटल राइट के तहत इतना अधिकार प्राप्त करता है संविधान आपके देश का, हमारे देश का, कि आप अपना हाथ स्वतंत्रता पूर्वक वहाँ तक फैला सकते हैं जहाँ तक कि दूसरे की नाक प्रारंभ ना हो, बस। माने आप पे, ठीक है, युक्त प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, यही चीज़ है यहाँ पर। लेकिन एकमात्र ऐसा आर्टिकल आपसे पूछा जाए, ठीक है, माने एक आर्टिकल, ठीक है, आगे भी एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल कौन सा है जो बिना लिमिट का है, माने उसका कोई अपवाद नहीं है, एब्सोल्यूट है, ठीक है, तो यही आर्टिकल है, आर्टिकल 17 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लिखा है ऐसे ही नहीं है, ठीक है, आपके लिए क्या है, एक तरीके से कह लो कि दूध के बाद दही के बाद क्या है, मक्खन से भी जो निकले उसे घी कहते हैं भैया, ये है। आप आर्टिकल 18 की बात करें, आप इसे बस ग्रहण करो। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत में कुछ की पॉइंट हैं, की पॉइंट के फॉर्म में मैंने आपके लिए लिखा है। यहाँ पर भी एक शब्द लिखा है केवल। केवल माने सिर्फ, केवल रट लो, केवल सेना की बात की गई है और केवल विद्या के क्षेत्र में ही उपाधियाँ प्रदान की जा सकती हैं, अन्यथा किसी भी क्षेत्र में उपाधियाँ प्रदान नहीं की जा सकती हैं। अगर कल को आप अगर ब्रिगेडियर फलाना, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल ढेमाका ऐसा लगा करके अगर आप चलते हैं, ठीक है, तो आप पर क्या है, आप पर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। लेकिन सेना के जवान या सेना के लोगों को यह उपाधि अपने नाम के आगे शान से लगाने के लिए प्रावधान आज भी है। विद्या के क्षेत्र में भी है, उपाधि है। जैसे आप देखते हैं डॉक्टर आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं पीएचडी करने के बाद या वैसे डॉक्टर होने के बाद, ठीक है। अन्य क्षेत्र में कहीं भी उपाधि नहीं है अब, ठीक है। अच्छा, उपाधियों का अंत इसीलिए किया गया है, मैंने बताया था ना प्रियम्बल में, प्रतिष्ठा है ना, डिग्निटी पूर्ण सभी लोग लाइफ जी सके, कोई इन्फीरियर न महसूस करे, इसलिए, ठीक है। अब अच्छा पढ़े होंगे तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, विदेशों में कोई भेंट, उपहार, उपलब्धि या कोई पद अगर आप ग्रहण करते हैं विदेशों से, तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। उनकी अनुमति के बिना आप इसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई कह ले कि भैया ये बताओ, भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्मश्री, ठीक है, जो सम्मान मिलता है, ठीक है, वो बताइए वो उपाधि है क्या? तो आप बता देना आज के बाद, वह सम्मान है, उपाधि नहीं। अर्थात उसे नाम के आगे यूज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो शुद्ध तरीके से बोलता है तो बोलता है कि भारत रत्न प्राप्त माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो मतलब प्राप्त, इसका क्या मतलब है, नाम के आगे या पीछे डायरेक्ट नहीं लगाया जा सकता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।